नमस्कार। हमारा वीकली प्रोग्राम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन मेरे साथ हैं। रिपब्लिक इंडिया के ये फाउंडर एडिटर हैं और मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बेस्ड हैं, लखनऊ से ये अपना चैनल चला रहे हैं। तो आनंद, आज सबसे पहले मैं आपसे 2-3 सवाल रिगार्डिंग टर्न आउट ऑफ वोटर्स इसके बारे में करना चाह रहा हूं कि एक तो वोटर टर्नआउट शायद आज ही सुबह फाइनल फिगर्स आए हैं, 66% के करीब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। लेकिन अगर आप देखें ये वोटर टर्नआउट, ये ऐसा छुपाने वाली क्या चीज थी, इसमें मिस्ट्री क्या है? ये पोलिंग डे पर अगर आप देखेंगे फेज 1 फेज 2 लगभग 60% बोला इलेक्शन कमीशन ने। 29 अप्रैल के आसपास ये 66% के आसपास पहुंचा, तब भी उन्होंने कहा ये फाइनल फिगर नहीं है। और इंडिया टुडे ने भी वही फिगर्स छापे हैं कहीं से लेकर। तो कोई 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये कहां से, ये इनको इतना समय क्यों चाहिए? क्योंकि वोटिंग मशीन तो उसी दिन शायद सील हो जाती है वोटिंग के बाद, तो उसके अंदर कितने वोट्स गए ये तो पता होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन इतना टाइम क्यों लेता है ये डिक्लेयर करने के लिए? आनंद। हाँ, मैं अजय 2-3 चीजें कर दूं। ये पहली बार देखा जा रहा है, इतना टाइम नहीं लेता था। फ्रैक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि आपकी जो फाइनल फिगर आ रही हैं और उसमें और फ्रैक्शन में फर्क हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इवन फ्रैक्शन में भी फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो सारा कुछ ऑन डेटा इज बहुत आसान है अब डेटा लेना। ये बहुत एक चिंता की बात है कि 19 तारीख के पोल, मतलब 19 तारीख को जो वोट पड़ा उसका करीब करीब 10 दिन बाद आप फाइनल रिजल्ट दे पा रहे हैं। नाउ दिस इज डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि स्पेशली जब इलेक्शन कमीशन को के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो एक पार्टी विशेष को और जो सरकार में पार्टी रहती है उसकी थोड़ी उसकी तरफ उसकी मदद का रहती है, या उसकी तरफ उसकी बहुत सी गलतियों के लिए वो आंख बंद कर लेते हैं। जिसमें हाल के दिनों में आप देखें मोदी जी की जो हेट स्पीच है राजस्थान की जहां पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदुओं के की जायदाद या संपत्ति या घर को छीन के घुसपैठियों और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, खुलेआम बोला है, विच इज बाय एनी डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच वो हेट स्पीच है। लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने पहली बार बजाय मोदी जी को नोटिस करने के, अभी तक का ट्रेंड ये था कि जो हेट स्पीच देता था उसको नोटिस इशू होती थी, इन्होंने उसके बजाय उन्होंने नड्डा जी, अब चक्कर ये भी हो सकता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, भाई मोदी जी उस इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं जिसमें इनको अपॉइंट किया अभी 10 दिन पहले, तो स्वामी भक्ति दिखाने का ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि अदरवाइज गिविंग दैट नोटिस टू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है, ये अनप्रेसिडेंट है। तो नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, on the face of it, we have a very sound election system. ये कुछ उसी तरह की चीज है कि आज बैंकिंग सिस्टम भी आपका नाम से ही आपको पैसा मिलता है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि गांव में किस तरह की बेईमानी होती है जब आप ही के अकाउंट से आपसे पैसा निकलवा के उसमें पैसा लिया जाता है। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी अनहोनी बात कह दे रहा हूं। थ्योरी में तो ये कहा जाता है कि जब इलेक्शन क्लोज हो जाए, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, जैसे मैं ये मानता हूं कि ईवीएम कैन नॉट बी टैम्पर्ड, बट ईवीएम कैन मैल फंक्शन, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ईवीएम की मैल फंक्शनिंग हो सकती है। अब वो जो डिबेट है देश में, वो डिबेट ये है कि वो मैल फंक्शनिंग एक्सीडेंटल होती है या वो मैनेज्ड होती है, मतलब भाई समन सेज कि भाई ऐसे एनी मशीन में मैल फंक्शनिंग हो सकती है, जब हवाई जहाज और रॉकेट में हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन वो इंटेंशनल है या इट इज प्योरली एक्सीडेंटल, ये आपके पास कोई डेटा नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आज तक मुझे कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है। मुझे ये संभावना तो जरूर है कि अगर कोई चाहे तो ये बेईमानी कर सकता है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि यहाँ पे मैंने देखा
कि अजय प्रकाश साहब इस तरह से एक डेटा डाल के ऐसे ऐसे हुआ, वो मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। तो लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है वो एक चीज समझ लीजिए, वोट कैसे पड़ता है। वोट सुबह 7 बजे जब ओपनिंग होती है तो वहां पे थ्योरेटिकली ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल में क्या होता है वो अलग बात। वहां पे पोलिंग एज, एक तो आपका जो पोल अफसर होता है जो सरकारी होता है, जो अपने साथ 5-6 उसके वो होते हैं, कोई इंक लगाने का काम, कोई वो ढूंढने का काम, वो सब ठीक है, 4-5 बाहर सुरक्षा बल होता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर कैंडिडेट अपना एक पोलिंग एजेंट उस वोटिंग जहां पे हो रही है उसके अंदर वो रह सकता है। अब वो मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं, वो बहुत ही डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है कि उस पोलिंग एजेंट का रोल क्या है। वो 2 पोलिंग एजेंट एक कैंडिडेट रख सकता है और उसका आइडिया रहती है कि अगर किसी को खाना खाने जाना हो या नेचर्स कॉल के लिए जाना हो तो एक आदमी हरदम मौजूद रहे। उसका मूल रोल जो है, मूल रोल वो ये है कि ये बोगस वोटिंग तो नहीं हो रही है। आज हालांकि अब तो वो सब पैन कार्ड आर्ड हो गए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस तरह की फोटो छपती है इलेक्टोरल रोल पे, और जो आपकी शक्ल रहती है उसमें तो मेरे ख्याल में 99% केसेस में आपकी और शक्ल में कोई बहुत वो नहीं रहता, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, वो मैं उसको मानता हूं। लेकिन वो पोलिंग एजेंट ये देखता है कि आनंद वर्धन आए हैं वोट देने। अब आनंद वर्धन का मान लीजिए पिछले साल मर चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके मतलब मरे हुए आनंद वर्धन का कोई वोट डालने आ जा रहा, या इनके नाम पे कोई और व्यक्ति वोट डाल के चला जा रहा है। उसका मूल जो मकसद है वो ये रहता है, जो मैं जितना मैंने देखा है। नो, उसके बाद ये माना जाता है कि इन्हीं के सामने मॉक पोल डाल दी जाता है, वो सब हो जाता है। 5 या 10 पोल दिखा के चला देता है भाई वो रिटर्न, वो कि देखिए ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है पोलिंग। उसके बाद जब वोट पड़ जाते हैं तो पहले का सिस्टम मैं बता दूं, जो मैं जिसका पार्ट एंड पार्सल रहा। पहले क्या होता था, जैसे बैलेट बॉक्स है या ईवीएम है, वो जब बंद होती थी तो उसको सील किया जाता है। और उसके साथ एक कागज भी आपको, मैं उसका फॉर्म का नंबर मैं भूल रहा हूं, वो हर पोलिंग एजेंट को देना मैंडेटरी है। मतलब जो भी पोलिंग एजेंट हैं सबको आपको ये देना है कि यहां टोटल मत इतने पड़े, इतने जो भी उसकी डिटेल है, वो एक उस फॉर्म का नाम मैं भूल रहा हूं, वो इनफैक्ट पहले पिंक कलर का होता था, गुलाबी कलर का होता था, वो आपको देना होता है। अब जैसे जो ऑर्गेनाइज ढंग से इलेक्शन लड़ना है, हम लोग जब मैं इलेक्शन के कभी उसका पार्ट हुआ करता था तो वो सब आके एक जगह इकट्ठा होते थे। उसकी 2 वजह थी। उसकी 2 वजह ये थी कि आप ये भी इंश्योर करते थे कि आपका पोलिंग एजेंट जिसको आपने बनाया है और जिसको आपने खाने पीने पूरी से लेके और दूसरी सेवाओं के लिए उसको आपने कुछ धन भी दिया है, तो उसने उन दूसरी सेवाओं का सेवन सुबह ही तो नहीं कर लिया है कि बाकी वो अपना दिन भर मस्त हो गए हों। उनको आपने ये दिया है कि भाई 5 बजे के बाद इसका सेवन किया जाए। तो वो आपको इंश्योर करता था कि वो लाके जब आपको जमा करता था तो आपको पता रहता था कि ये भाई साहब लास्ट तक थे। इट वॉज अ वे ऑफ सेइंग मतलब आप प्रेजेंट थे कि नहीं थे। अब के चुनाव में 90% केसेस में कि अब ये नहीं आते हैं। 2 कारण है। जो पोलिंग एजेंट है वो भी उसी तरह के हो गए हैं। अब पोलिंग एजेंट भी कई ठेकेदार हो गए हैं। एक पोलिंग एजेंट 3-4 पार्टी का भी बस्ता ले लेता है। बस्ता मतलब जो उसका किट आती है कि भाई आप कल जरा देख लीजिएगा, तो जो क्योंकि एक ही घर के लोग हैं, इसमें पैसा मिलता है, उसमें केवल खाली झोला नहीं आता है, झोले के साथ कुछ और भी आता है। तो वो जो द्रव्य है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 3-4 पार्टीज का ले लेते हैं। खैर, मैं उस डिटेल में जाने के बजाय अब उसके बाद वहां एवरीवन इज सपोज टू साइन दैट थिंग। वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, अच्छा ये पोलिंग एजेंट कौन बनते हैं? पोलिंग एजेंट बनता है वहां का कोई सब्जी वाला, पोलिंग एजेंट बनता है वहां का कोई गरीब। उसकी ये हिम्मत नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ द केस में बोल रहा हूं, सब जगह नहीं। अच्छा, जो बड़े नेताजी हैं, बड़े नेताजी जो कुर्ता पैजामा और कलफ किया हुआ पहनते हैं, वो पोलिंग एजेंट अपनी उनकी मतलब उनकी बिलो डिग्निटी है पोलिंग एजेंट बनना। वो बाहर रह के ये सब बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अंदर वो पोलिंग एजेंट नहीं बनेंगे। तो अंदर वो पोलिंग एजेंट इसी तरह के किसी को भेजेंगे जिसके बहुत समझ ही ना हो। अब
वो जब साइन नहीं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसकी हिम्मत ही नहीं है उस पोलिंग अफसर से, जो वहां के कोई अधिकारी ही होंगे, भाई वो जिले के कोई ना कोई अधिकारी ही हैं, उसी जिले के हैं, तो उनसे पूछने की कि साहब ये कैसे, वो प्रश्न नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। वहां पे जो मुझे जो एक आशंका लगती है, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आप 10 दिन के अंदर अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसकी संभावना से रोका नहीं जा सकता है थ्योरेटिकली, कि जैसे पहले बैलेट के समय शाम को 4-5 बजे के बाद अगर 2 जीप में आदमी राइफल बंदूक लेके आ गया तो भैया पोलिंग अफसर क्या कहेगा, वो नमस्ते करके किनारे खड़ा हो जाएगा, जान थोड़ी दे देगा इसके लिए। तो वो बहुत कॉमन था कि लोग आके उसमें खटखट 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 उन्होंने बैलेट में डाला और उसको बैलेट को अंदर डाल दिया पोलिंग बॉक्स में। ये बहुत कॉमन चीज थी, ये कोई मैं अनहोनी बात नहीं। आज की तारीख में भी हाउ यू कैन से कि ये बोगस वोट, बोगस जब मैं बोल रहा हूं तो मैन नॉट प्रेजेंट देयर, और उसकी जगह पे आपने ये दबवा दिया, क्योंकि 2 यूनिट होती है, जब आपका जब नाम हो जाता है तो वहां से एक बटन दबाता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और आप जाके वोट दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं मिला हुआ हूं या मैं किसी दबाव में, और आज की तारीख में जब बड़े बड़े नेता और मंत्री जी लोग पैसे और डर और इन सब वजह से अपनी पार्टियां छोड़ के भाग जा रहे हैं, या घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, या देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो ऐसे में एक गरीब गुरबा आदमी को आप लालच भी दे सकते हैं, डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं। जो आप उससे कह सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकली कि तुम अगर इस पे खटखट खटखट करोगे तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को इस पे तुरंत इंश्योर करना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। 6% का मतलब वेरिएशन जो उस समय की प्रोविजनल फिगर्स थी, और 10 दिन बाद आप बता रहे हैं कि 6% वोट ज्यादा पड़े, ये वेरिएशन थोड़ा ज्यादा है, और मेरे हिसाब से चिंता की बात है। मैं अभी इसकी पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा हूं। एंड मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन से वी एक्सपेक्ट एन एक्सप्लेनेशन, उनको इसका कारण बताना होगा क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ है। अजय जी, क्योंकि जब ये होता है तो एक तरह का डाउट सा मन में क्रिएट हो जाता है लोगों के, क्या आप 10 दिन तक क्यों बैठे हुए। अच्छा आनंद, आप दूसरी बात पे चलते हैं। वोटर टर्नआउट को लेकर आपने भी काफी प्रोग्राम्स किए हैं, यूपी में कम रहा है वोटर टर्नआउट ऐसा बोला गया है, और बहुत चैनल्स पर ये आ रहा है। मैं आपको कुछ वोटर टर्नआउट का कुछ ट्रेंड्स दिखा रहा हूँ और उस पर चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। मैंने किया क्या है, 1951-52 के इलेक्शन से लेकर 2019 तक का टर्नआउट निकाला है और कौन सी सरकार किस समय पावर में आई थी। तो बाय कोइंसिडेंस सबसे कम वोटिंग हुई थी पहले इलेक्शन में 44.87 51-52 में, और सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है 2019 में जो पिछला इलेक्शन है 67.4, और बाकी सारे इलेक्शंस का टर्नआउट इन दोनों फिगर्स के बीच में रहा है। अब मैंने आनंद फर्दर एनालाइज किया है कि कब किस इलेक्शन में 60% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। तो ये थे 67, 77, 84, 89, 98, 2014 और 2019 में। और लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे तो इसमें इस इलेक्शन से पहले किसकी सरकार थी और इस इलेक्शन के बाद किसकी सरकार थी। तो 67 आप छोड़ दीजिए, उस समय तो इंदिरा गांधी का वो कांग्रेस से स्प्लिट हो रहा था। 77 में वेव थी एंटी कांग्रेस पहले थी, उसके बाद जनता पार्टी आई। फिर अगेन एक वेव आई 84 में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। तो ये भी एबरेशन है, इनफैक्ट दोनों बार कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस बहुत भारी जीत हुई थी उनकी। उसके बाद 89, 98, 2014 तक आप देखेंगे जब भी 60% से रहा है तो वहां पे रूलिंग पार्टी बदल गई है। और पिछली बार 2019 में वो मोदी जी की पुलवामा वेव दोबारा से चली तो बीजेपी दोबारा पावर में आ गई। और ये चार्ट है जब 60% से कम वोटिंग हुई है, और इसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट ये उल्टा होता है कि जब भी 60% से कम टर्न आउट हुआ है, अनलेस के कोई
ऐसी बात हो गई हो कि वेव हो, एंटी कांग्रेस हो, नहीं तो हमेशा कांग्रेस को किसी ना किसी तरह से ये फेवर करता था। तो ऐसा लगता है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो मार्जिनल वोटर्स हैं कि जब कोई वेव होती है तभी वो निकलते हैं वोट करने, अदरवाइज वो बैठे रहते हैं घर के, हाँ यार कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस जीत रही है, जीतने दो, वो निकलते नहीं है। लेकिन अगर एंटी कांग्रेस वेव होती है तब वो निकल के आते हैं कि हारने के लिए। कुछ ऐसा बड़ा ब्रॉड सा मेरा एनालिसिस हो रहा है, मैं अभी इस पे और काम भी कर रहा हूँ, बट आपका क्या व्यू है कि स्पेशली यूपी के उसमें कि वहां बहुत कम वोटिंग हुई है इस बार? आनंद। मैं अजय इसको दो तरह से देख रहा हूं। एक तो अगर आप 51 का देखें तो 44.87% और अब वो 67 लास्ट इलेक्शन में था। एक चीज ये समझना होगा कि जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उसका डायरेक्ट लिंकेज है विद द परसेंटेज ऑफ वोटर्स, पीपल एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं इसको दो अलग अलग तरह से एड्रेस करना है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दक्षिण की जो सीटें हैं, दक्षिण मतलब साउथ इंडिया की, जहां पे लिटरेसी लेवल एज कंपेयर टू हिंदी बेल्ट ज्यादा है, जिन जिन स्टेट में, वहां पे वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो आप कभी भी कोई भी कहीं पे भी जाके देख सकता है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। दूसरी जो आपने बात कही वो जो आपने कहा कि अगर 60% से कम होता है तो जनरली ये देखा गया है कि कांग्रेस की वो आता है, और अदरवाइज 60% से ऊपर पे ऑपोजिशन की सरकार बनती है। अब मैं इसको दूसरे ढंग से जरा आप देखिए, इसको पॉलिटिकली देखिए। 67 में 61.04% वोट पड़े थे, और 71 में 55.27% वोट पड़े थे। कांग्रेस की वापस मेजॉरिटी, और कांग्रेस की मतलब ठीक से मेजॉरिटी आई थी। इसको एक ढंग और देखने का है। 67 में अगर आप याद करिए तो देश में कई एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जहां पे संविद सरकार बोलते थे, या ऑपोजिशन की सरकारों के एक्सपेरिमेंट काफी हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, चरण सिंह भारतीय क्रांति दल बनाए थे, टीएन सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, टीएन सिंह एज चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार गए थे। तो मैं इसको मतलब सिर्फ अभी एक एक इलेक्शन करके हम लोग बात करेंगे। 67 के बाद वो जनता जिसने ठीक से वोट किया था, मैं आपकी बात से सहमत हूं, फॉर ऑपोजिशन, उसको लगा कि हम ठगे गए हैं, और वो फिर घर बैठ गई। उसकी बेनिफिशियरी कांग्रेस हो गई, क्योंकि वो जो आपके वोट थे। मैं इस लॉजिक से यहां हूं। फिर आप देखिए कि 77 में जहां पे 60.49% वोट मिले, जनता सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, उसके इमीडिएट बाद 80, जहां से आप इस थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, वो 56.92% थी। आपका कहना है कि 60% कम होने की वजह से वो कम। लेकिन इसका एक देखने का नजरिया ये भी है कि फिर लोगों को लगा कि हमारे साथ विश्वासघात, मतलब ये जो जनता सरकार थी, उन्होंने अपने वादे नहीं निभाए, दे लॉस्ट द वर्डिक्ट, हमारे साथ जो था, दे फेल्ट चीटेड। तो इसलिए अगर आप देखिए तो वो फिर कांग्रेस बेनिफिशियरी हुई। बिल्कुल आपकी बात की, वो लोग घर बैठ गए थे। 64 इज एब्रेशन, बिकॉज इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसको हम लोग उसमें नहीं लेंगे। लेकिन 89 में 61.95%, वीपी सिंह की सरकार भ्रष्टाचार अगेंस्ट बोफोर्स इस पे आई। लेकिन 91 में लोगों का फिर वो मोह भंग टूट गया कि ये सब किसी लायक नहीं है, दे आर नॉट फिट टू डू एनीथिंग। और 91 में राजीव गांधी की भी हत्या एक कारण था, लेकिन वोट परसेंटेज कम हो गया। अगर राजीव गांधी की शायद हत्या नहीं होती तो वोट परसेंटेज और कम होता, लेकिन इसमें बहुत मतलब कुछ फर्क तो जरूर पड़ता। लेकिन अच्छा, उसके बाद आप फिर देखिए 90, अब मैं सीधे आ जा रहा हूं 1999 में जी, करेक्ट। बीजेपी आती है 59.99, बीजेपी रिपीट करती है 58.07। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक कि अगर वो 60% से कम है तो कांग्रेस की आएगी, नहीं, बीजेपी ने रिपीट किया। और अगली बार जब 59.99 से जब 2004 हुआ तो फिर 2% का करीब करीब गिरावट आई, और लोगों को लगा
कि बीजेपी की सरकार के को हमने अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरह का मैंडेट दिया था वो डिलीवरी नहीं हुई, वो घर बैठे। फिर आप ये देखिए कि 2014 में मोदी दिस इज मोदी 2009 में 58.21% और 2014 में 66.44%। ये एक चीज जरूर है कि मोदी जी ने एक बात तो किया है कि उन्होंने वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए उत्साहित किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मेरे हिसाब से आपका धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये 60% का बेंचमार्क भी शिफ्ट होता जाएगा। उसमें एक रिलेशनशिप तो हो सकती है, लेकिन वो 60% को चेंज करेंगे हम लोग। और आप जब देखिए कि जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है तो वोट परसेंटेज गिरा है। मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं, लेकिन जब चेंज ऑफ सरकार हुआ है तो वोट परसेंटेज गिरा है। मैं उसको कहना चाह रहा हूं 6198 में जो इनकी सरकार आई 61.97, उसका वो गिर गई थी बहुत ही 18 महीने। मेरा सिर्फ कहना यह है कि लोगों का जब आपसे उम्मीद टूटती है या वो होता है तो वोट परसेंटेज गिरता है। एक्चुअली आनंद 96 से 98 99 वाला जो पीरियड है नरसिम्हा राव के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी बाद बने, मैं उसको एक ही क्लब में देख रहा हूँ कि वो बीजेपी की कोशिश रही, नहीं बने, फिर कोशिश की, उसमें कोई खास सीट्स भी किसी की नहीं आई थी। अगर आपको याद हो 140 सीट पे तो वो एनडीए था, तो वो भी एक एवरेशन पीरियड ही निकला था मेरे हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कि जो वोट ड्रॉप है वो उसको बिना पार्टी का अगर हम लोग लेवल ना करें और अगर पार्टी ना रखे और उस डेटा को प्योरली ऐसे डील करें कि वोट ड्रॉप होने से क्या सरकार चेंज हो रही है, तो उस पे भी वो खरा उतरता है कि वोट ड्रॉप होने से सरकार चेंज हो रही है। और ये जो वोट परसेंटेज बढ़ने का है, मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी शिक्षा और इसकी जागृति आती जाएगी, वोट परसेंटेज तो बढ़ता ही जाएगा। इसमें मतलब वोट और नेचुरली वो बेंचमार्क भी ऊपर होता जाएगा। तो मेरा अपना अनुमान यह है, क्योंकि वोट परसेंटेज ड्रॉप हुआ है तो इंडिकेशन सारे हैं कि ये सरकार वापस नहीं आ रही है। राइट, दैट्स ट्रू। एक्चुअली मैं इस पे जो आपने बोला है, मैं एक और चार्ट बना के अलग से मैं इसको दिखाऊंगा कि डिफरेंस, जैसे आप बोल रहे हैं कि ड्रॉप पे क्या हुआ है। आई थिंक वही चीज एक्सटेंड करेगी इस बार के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि 3 या 4% अगर वोट प्रतिशत कम रहा तो बीजेपी को दोबारा से पावर आने में दिक्कत होने जा रही है। करेक्ट, क्योंकि एट टाइम्स मुझे ऑफेंड नहीं याद है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वोट परसेंटेज कम होने वाली पार्टी के सीट ज्यादा होती हैं और वोट परसेंटेज ज्यादा वाली पार्टी की सीट्स कम हो जाती हैं। ये ऑल्सो वी हैव सीन इन पास्ट। तो हो सकता है कि बीजेपी का ड्रॉप कम हो लेकिन सीट ज्यादा कम हो जाए एज कंपेयर टू वोट परसेंटेज का ड्रॉप। ऐसा मुझे मतलब मेरे पास अभी कोई डेटा और इस तरह की बात नहीं है, ऑफ हैंड बोल रहा हूं, मुझे इसकी संभावना लगती है। क्योंकि दूसरी चीज है कि विच डजंट हैव अ डेटा, जो विच यू कैन ओनली फील, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा चेंज का मन बना रहे हैं। जी एक्चुअली एनालिसिस करना पुराने डेटा का काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इतने एस्पेक्ट्स होते हैं, और दूसरा इन दी एंड ये डेटा एक तरफ रह जाता है और वही होता है जो मतदाता चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आनंद इस डिस्कशन के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।